हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से 10वें दिन का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं उन्हें प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल कहते हैं। जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं रूढ़िवादी दल कहलाते हैं। तीसरा है, जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना है उदारवादी दल कहलाते हैं। जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना होता है सुधारवादी दल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आंसर होगा सभी चार। यहाँ पे चारों कथन जो है अपने स्तर पे सही है। ठीक है, तो ये चारों तो हम देख लिए। थोड़ा सा और देखना है कि वाम दल, सुधारवादी दल, यानी जो सुधारवादी दल होते हैं वो वाम दल कहलाते हैं। और उसका एक उदाहरण है, एक दो जो भी है, सीपीआई तथा सीपीएम। फिर एक केंद्रीय दल, तो उदारवादी दल को केंद्रीय दल के रूप में रखा जाता है और उसमें है कांग्रेस। फिर है दक्षिणापंथी, इसमें है प्रतिक्रियावादी दल और रूढ़िवादी दल, ये दोनों आता है और इसमें है भाजपा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस या किन देशों में बहुदलीय व्यवस्था है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्विट्जरलैंड। कितने सही हैं प्रश्नानुसार, मतलब कितने बहुदलीय व्यवस्था वाले देश हैं ये बताना है हमको, आप लोगों को। तो भारत होगा, फ्रांस होगा, ब्रिटेन होगा, सॉरी अमेरिका और ब्रिटेन दो दलीय है मुख्यतः। ठीक है, इटली और स्विट्जरलैंड, यानी कि केवल चार युग यहाँ पे जो है बहुदलीय व्यवस्था से है। भारत है, फिर से देख सकते हैं, भारत है, फ्रांस है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका ब्रिटेन द्विदलीय है। इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। विश्व में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था हैं। एक दलीय व्यवस्था में केवल सत्तारूढ़ दल होता है और विरोधी दल की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे पूर्व वामपंथी राष्ट्र रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र। फिर है द्विदलीय व्यवस्था, जिसमें 2 बड़े दल विद्यमान होते हैं, जैसे अमेरिका तथा ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था, जिसमें कई दल एक साझा सरकार बनाते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, भारत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 93 नंबर क्वेश्चन में। करा पश्चिमी देशों में राजनीतिक दल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर बनते हैं। भारत में अधिसंख्य दलों का गठन धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति तथा नस्ल आदि के नाम पर होता है। तीसरा है, भारत में दल बनाना, दल परिवर्तन, टूट, विलय, बिखराव, ध्रुवीकरण आदि राजनीतिक दलों की कार्यशैली के महत्वपूर्ण रूप हैं। सत्ता की लालसा के कारण राजनीतिज्ञ अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं या नया दल बनाते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है सारा कथन तो सही है, सभी 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग पंजीकृत दलों को निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषाधिकारों का निर्धारण करती है उसके लिए। तो यहाँ ध्यान देना है, चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रित टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार प्रसार हेतु समय का उपबंध और निर्वाचन सूची को प्राप्त करने की सुविधा। तो ये पहला कथन तो सही है। दूसरा है, मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के समय में कितने, यहाँ पे 50 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। तो क्या ऐसा है, देखते हैं। दूसरा और है, गैर मान्यता प्राप्त दलों के 30 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति प्राप्त है। तो जो मान्यता प्राप्त दल है उसको 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, और जो गैर मान्यता प्राप्त दल है उसको 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कितने कथन सत्य है? तो केवल एक कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है, आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेषाधिकारों का निर्धारण करती है, जैसे जैसे चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रित टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार प्रसार हेतु। इसको थोड़ा सा चलिए देखते हैं, अब दिख रहा है। हाँ, टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार करने हेतु समय को उपबंध और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा सभी निर्वाचन आयोग देता है। कारण इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त दलों को, ठीक है, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त हो
या फिर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन के लिए केवल प्रस्तावक चाहिए। इन दलों के चुनाव के समय में 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। गैर मान्यता प्राप्त दलों को 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति प्राप्त है। अपने दलों के इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले में स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो संपूर्ण देश में विशिष्टतः उसी दल के लिए आरक्षित होता है। और भी होगा। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य स्तरीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो उस राज्य या जिन राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त है विशिष्टता उसी के लिए आरक्षित होता है। दूसरी ओर कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल शेष चुनाव चिन्हों की सूची में से एक चिन्ह को चिन्हित कर सकता है। अब यहाँ पे है कि कोई पंजीकृत बट गैर मान्यता प्राप्त, जितने भी पार्टी हैं वो तो चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड होते ही हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त में वही देखना है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु आवश्यक शर्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन हैं, चारों को हम देखते हैं। संबंधित दल को कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। दूसरा है पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों के 6% अधिक मत प्राप्त हो तथा लोकसभा में इसके कम से कम 4 सांसद हो। तीसरा कंडीशन 3 अथवा अधिक राज्यों से लोकसभा की कम से कम 2% सीटें इसे प्राप्त हो, तो वो इसमें से कोई एक कंडीशन पूरा हो जाता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी तीनों कथन जो है सही है। इसको एक दो बार देख लेना होगा। इसको देखते हैं। राज्य स्तरीय दल के लिए आवश्यक दशाएं निम्नलिखित में कौन सा है। राज्य स्तरीय दल किसी दल को कब बनाया जा सकता है, तो राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हुए हों तथा पार्टी के कम से कम 2 विधायक हों, ठीक है। 6% मत भी प्राप्त किया हो, साथ ही साथ 2 विधायक भी हो, तो वो राज्य स्तरीय दल बन जाएगा। ये कथन सही है। फिर है लोकसभा के पिछले चुनाव में राज्य के वैध मतों के कम से कम 6% मत प्राप्त हों, ठीक है, तथा पार्टी का कम से कम 1 सांसद हो। तो वहाँ पे ध्यान देना है, राज्य स्तरीय दल के लिए ये कथन भी सही है। राज्य विधानसभा में भी 6% चाहिए और 2 विधायक, लेकिन लोकसभा चुनाव के अनुसार 6% वोट यहाँ भी चाहिए, लेकिन सांसद 1 भी होगा तो चलेगा। फिर है पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में कम से कम 3% मत प्राप्त किए हों, ठीक है। तो यहाँ पे वोट का प्रतिशत घट रहा है, या कम से कम 3 विधायक, इनमें जो भी अधिक हो जाए, ठीक है। फिर है विगत विधानसभा लोकसभा चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 8% मत उसे प्राप्त हुआ हो, या एमएलए यदि नहीं बना पा रहा है एक भी, लेकिन यदि वोट का प्रतिशत या तो विधानसभा या लोकसभा में 8% हो जाए तो जाकर वो क्या कहलाएगा, राष्ट्र स्तरीय दल बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे चारों कथन सही है। तो और देख सकते हैं राज्य स्तरीय दल के लिए आवश्यक दशाएं। राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हुए हों तथा पार्टी के कम से कम 2 विधायक हों। फिर है लोकसभा के पिछले चुनाव में राज्य के वैध मतों के कम से कम 6% मत प्राप्त हों तथा पार्टी का कम से कम 1 सांसद हो। फिर है और भी कथन है कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के कम से कम 3% मत प्राप्त किए हों या कम से कम 3 विधायक। फिर है विगत विधानसभा या लोकसभा चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 8% मत उसे प्राप्त हुए हों। एक और कंडीशन है कि राज्य में लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट उसे प्राप्त हो, ठीक है, या उसके अंश के रूप में, तो जाकर वो राज्य स्तरीय पार्टी बन जाता है। राजनीतिक दलों की दर्जे की समीक्षा कितने वर्षों पर की जाती है? प्रत्येक वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष, ठीक है।
करा राष्ट्रीय दलों एवं राज्य स्तरीय दलों को क्रमशः अखिल भारतीय दल एवं क्षेत्रीय दलों के नाम से भी जाना जाता है। करा निर्वाचन आयोग द्वारा 22 अगस्त 2016 को नियमों में संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा 5 वर्ष में न होकर 10 वर्ष में की जाएगी। तो ये राजनीतिक समीक्षा जो है कितने वर्षों में की जाती है? 10 वर्षों में की जाती है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। चलिए अब विचार इस पे करेंगे, आगे देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिकता प्रदान की गई। फिर है, यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 5 वर्ष तक चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो प्रयुक्त में कितने कथन सत्य है? तो मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा से ही पता लग रहा है, दोनों टर्म एक ही साथ जोड़ दिया गया। कर रहा है, यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल या ये के रूप में मान्यता खो देता है तो उसे 5 वर्ष तक चुनाव चिन्ह रखने के नहीं 6 वर्ष तक वो चुनाव चिन्ह रख सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही है। आगे देखते हैं, यहाँ एक बार देख सकते हैं कि मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिकता प्रदान की गई। इस ऑप्शन को हमने इसलिए जोड़ा कि 1985 में 10वीं अनुसूची में दल बदल का जो नियम है वो ध्यान में रहेगा या राजनीतिक दलों को उसमें उल्लेख किया गया था कि नहीं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन हो सकता था यहाँ पे। करा 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का उपबंध है। राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्हों का आवंटन चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आरक्षण तथा आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक गठबंधन के किसी सदस्य को विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 545 का न्यूनतम 10% अर्थात 55 सदस्य संबंधित पार्टी या गठबंधन का होना चाहिए। आगे देखते हैं, करा यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 6 वर्ष तक चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति प्रदान की जाती है, किंतु मान्यता प्राप्त दलों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं उन्हें जो प्रदान की जाती है उन्हें नहीं प्रदान अब की जाती है। ठीक है, और देखते हैं, कह रहा है संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में किन राज्यों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकिन डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्यों का वर्णन 6ठी अनुसूची में किया गया है उसके प्रशासन से। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ये ढूंढना है। करा राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। दूसरा है, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का अधिकार है। कर ऐसे क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति पर विशेष जिम्मेदारी होती है। फिर है जनजातीय सलाहकार परिषद, ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति पर विशेष जिम्मेदारी नहीं होती है, राज्यपाल पर होती है। ठीक है, तो सी ही यहाँ पे गलत है। यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। करा राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का अधिकार है। करा केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इसको बोल्ड करना चाहिए। कर राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में भी लागू होती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है, ना कि राष्ट्रपति पे, ये ध्यान देना है। कर जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में देखेंगे तो कर ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। आगे देखते हैं, आगे अब नहीं देखेंगे। 100 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आज हमने देख लिया, किससे? पॉलिटिकल साइंस से। तो चलिए अगले दिन मिलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ। आज भर के लिए इतना ही, ठीक है।